अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बॉटनी ए बीएससी बॉटनी ए का चैप्टर नंबर 5 है फंगाई। उसका टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्कस है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था एस्कोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, उसी की आगे ये फर्दर प्रोसेस है उसका, एस्कस की डेवलपमेंट कैसे होती है। एस्कस क्या होता है, जिसकी जमा है एसआई, is an elongated either club shaped or cylindrical structure that represent a single cell in which ascospore are produced। अब होता क्या है कि हाइफी की जो टिप वाला सेल्स है, हाइफी की टिप वाला सेल है वो बतौर यहाँ पे वो स्वेल करेगा, इलांगेट होता है, क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर डेवलप होंगे। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, उस स्पोरेंजियम का नाम क्या है, एस्कस है। Acai may be stalked or sessile or arise singly or present in a form of definite layer known as hymenium. Sometimes sterile or elongated hairs called paraphyses arise between the acai। अगली जो बात उन्होंने बताई है हाइमीनियम और पैराफाइसिस के बारे में, ये मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये नीचे देखें, ये हाइफी की कलेक्शन है। यहाँ पे कर्सर आप लोगों को मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ये हाइफी की कलेक्शंस हैं। उसी हाइफी के ये टिप वाले सेल हैं, हाइफी के टिप वाले सेल्स हैं ये सारे, और इनमें से जिन सेल्स के ऊपर स्पोर्स डेवलप करेंगे, जिनके ऊपर एस्कस, जिन्होंने एस्कस में डेवलप होना है, ठीक है, जिन्होंने एस्कस, ये इस वक्त जो डायग्राम है ये बेसिडियोमाइकोटा से है। बेसिडियोमाइकोटा में भी हाइमीनियम होती है, एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट, या एस्कोमाइकोटा बेसिडियोमाइकोटा, इन दो डिवीजन की हाइफी में हाइमीनियम डेवलप करता है। हाइमीनियम के ऊपर फिर स्पोरेंजियम डेवलप करती है, ठीक है, जिसे एस्कस का नाम देते हैं। यहाँ पे जिनके ऊपर ये देखें, जिनके ऊपर ये बेसिडियोस्पोर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये होता है बेसिडियोस्पोर्स। अब उसके बाद बेसिडियोस्पोर नेकेड होते हैं, जबकि एस्कोस्पोर नेकेड नहीं होते, थोड़ा सा ये फर्क है। बाकी ये इस हाइफी की जो टिप वाले सेल्स होंगे जो इलांगेट होंगे, जिन्होंने एस्कस बनाना है, उनको नाम देंगे हम लोग हाइमीनियम का। और जिनके ऊपर किसी स्ट्रक्चर ने, किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोर ने डेवलप नहीं करना, उनको नाम देते हैं पैराफाइसिस का। अब जैसे ये वो बात है जैसे मोसेस के बारे में है, प्लांट में है ब्रायोप्सिडा के अंदर, उनके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिन ब्रांचेस के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्टाइल्स ब्रांचेस कहते हैं। जिनके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करता, हम उन्हें स्टीराइल कहते हैं, जिन्हें पैराफाइसिस का नाम देते हैं। लेकिन जो पैराफाइसिस है, इनकी मूविंग से, इनकी मूवमेंट की वजह से एस्कोस्पोर की जो डिस्पर्सल है वो बड़ी इजी हो जाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई डिवाइड एंड फॉर्म पेयर। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से एस्कस की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट है। दो न्यूक्लियाई होंगे, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई होंगे उस एक सेल के अंदर, टिप वाले सेल के अंदर मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, जो अपनी डिवीजन करते हैं। अब देखें आप लोग डायग्राम की तरफ, इस एक सेल्स के अंदर मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई है। आप लोग इस वक्त ये जो बिल्कुल ब्लैक है इसको कहते हैं मेल, और जो कि राउंडेड आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है वो क्या है, फीमेल न्यूक्लियाई है, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोजियर फॉर्मेशन होगी, हुक बनेगी, ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लियाई है, मेल एंड फीमेल है, जो कि डाइकैरियन इन्होंने कंडीशंस डेवलप की हुई है। ये अपनी अपनी माइटोसिस करेंगे और अपना अपना पेयर बनाएंगे। एस्कोमाइकोटा के अंदर, एस्कोमाइकोटा में एस्कोमाइसीट्स की जो हाइफी है उसकी टिप वाले सेल्स के अंदर मेल फीमेल न्यूक्लियाई मौजूद है, जो कि प्लाज्मोगेमी से हमें मिले हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को, प्लाज्मोगेमी से ये हमें मिले हैं। अब आगे क्या होगा, इन्होंने आगे अपनी अपनी माइटोसिस, अपनी अपनी डिवीजन करनी है, अपना अपना पेयर बनाएंगे, डाइकैरियंस, ठीक है। अब आगे वो जो क्रोजियर फॉर्मेशन थी ये मजीद इलांगेट होगी, अपवर्ड भी और लोअर साइड पे भी।
अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने अब क्रोजियर फॉर्मेशन होगी और इस क्रोजियर फॉर्मेशन के अंदर सेप्टा डेवलप करेगा। ये देखें आप लोग सामने सेप्टा। अब इस सेप्टा की वजह से ना 3 सेल बने हैं, सेप्टा की वजह से 3 सेल बने। एक ये बेसल सेल जहां पे आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा है, ये बेसल सेल है, ये मिडल सेल है और ये टर्मिनल सेल है। जो बेसल सेल होगा ये भी यूनिन्यूक्लिएट हो जाएगा, जो टर्मिनल सेल है ये भी यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन जो सेंटर वाला सेल होगा, मिडल सेल होगा, ये बाई न्यूक्लिएट रहेगा, एक मेल और एक फीमेल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब आगे जो डायग्राम है उन्होंने बेसल और जो टर्मिनल सेल है इनके न्यूक्लियाई नहीं दिखाए, हमारा ये पॉइंट ऑफ फोकस नहीं है, हमारा ये मेन है। अब अप साइड पे जो हुक बनी थी, लोअर साइड पे अप साइड पे, अप साइड वाली जो हुक है, ये जो हुक है ये इस वक्त स्वेल करेगी और एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी जिसे हम बड कहते हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी और ये बड मजीद इलांगेट होती चली जाएगी। देखिए आगे ये बड क्या करेगी, मजीद इलांगेट होती चली जाएगी। ठीक है, और देखें एक फीमेल न्यूक्लियाई था और एक मेल न्यूक्लियाई था, इन्होंने आपस में क्या करनी है, अब कैरियोगेमी करनी है। स्टार्ट में जो इनके पास 2 न्यूक्लियाई थे, देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे एस्कोस्पोर डेवलप हो रहे हैं और एस्कोस्पोर क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। पहले इनकी 2 हाइफी की प्लाज्मोगेमी हो चुकी थी और उस सेल के अंदर मेल फीमेल 2 न्यूक्लियाई आ गए थे। अब आगे क्या होगा, ये जो बड बनी है ऊपर जाके, हुक बेसल और हुक जो टर्मिनल सेल है इसको छोड़ के आगे जो ऊपर ये हुक बनी है, ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करेंगे जिसका क्या नाम होगा, कैरियोगेमी कहेंगे। अब एज अ रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी अ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इज डेवलप्ड। As a result of कैरियोगेमी a diploid nuclei is developed। अब वो न्यूक्लियाई क्या करेगा, मियासिस करेगा, और आप लोगों को पता है कि मियासिस 2 बार चलती है, मियासिस 1, मियासिस 2। मियासिस 1 के नतीजे में ये 2 न्यूक्लियाई बने, मियासिस 2 के नतीजे में ये 4 न्यूक्लियाई बने। ठीक है, 4 न्यूक्लियाई बने। अब ये 4 न्यूक्लियाई क्या करेंगे, माइटोसिस करेगा हर एक, ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं हर कोई अपनी अपनी माइटोसिस करेगा। और आप लोगों को पता है कि एक न्यूक्लियस के नतीजे में जब उसमें माइटोसिस होते हैं तो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ये कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। और 8 न्यूक्लियाई फिर क्या करेंगे, अपने ऊपर थिक वॉल डेवलप करेंगे और एज अ रिजल्ट एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। आप लोगों को बात क्लियर हुई मेरी? यस सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है। बाकी लोग कितने लोग एक्टिव हैं इस वक्त? 6 लोग एक्टिव हैं, आवाज सिर्फ एक की आई है, बाकी डायग्राम। यस सर। जी, अब आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें, सेकंड पैराग्राफ को। द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियर डिवाइड एंड फॉर्म पेयर। इस पूरे पैराग्राफ को आप लोग रीड करें। चलें, जो अभी आप लोगों के साथ मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है उस सारे की ये थ्योरी है। जी, सर ये बर्ड की फॉर्मेशन हाइफी बनाने के लिए होगी? ये एस्कस बनाने के लिए, ये देखे ना डायग्राम के अंदर, देखे ना। अब जब ये हुक बनी है ना, हुक बनी है और ये जो क्रोजियर फॉर्मेशन है, हुक बनी, हुक के ऊपर जो मिडल सेल है ये बड बनाता है। बड इसलिए बनी है, इन्होंने एस्कस में कन्वर्ट होना है।
सर ये जो क्लैम्प कनेक्शंस होते हैं और क्रूसियर फॉर्मेशन होती है, ये डिफरेंट है या जब एस्कोमाइसीट्स में होगा तो हम कहेंगे ये क्रूसियर फॉर्मेशन है और जो बेसिडियम में हम क्रोशियर कहेंगे फॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ हुक बनाने के लिए है, ताकि हुक इसलिए बनी है ताकि वो जो यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई थे ना, उनको सेपरेट करने के लिए और बड बनाने के लिए, एस्कस बनाने के लिए। जो क्लैंप कनेक्शन है ना, वो क्या करता है, उसमें भी क्रोशियर फॉर्मेशन होती है। क्लैंप कनेक्शन में भी, क्लैंप कनेक्शन की भी जो अर्ली स्टेज है वो क्रोशियर फॉर्मेशन यानी हुक फॉर्मेशन है। वो बैक मूव करके अपनी ही हाइफी के साथ क्या करता है, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी करता है। अच्छा सर इसमें क्या डिफरेंस है? मैं देख रही थी वहाँ ये कह रहे थे कि जो क्रूसियर है ना वो हाइफी के टिप पे बनेगा, जी तो जी। वो जो क्लैंप होता है वो कहाँ पे बनता है फिर? जो क्लैंप बनता है ना, वो हाइफी के जो टिप वाले सेल से बैक वाले सेल्स में बनता है। सही। वो आगे आना है हमारा बेसिडियो माइकोटा में, क्लैंप कनेक्शन। और सर एक वो था टर्म, एक तो हम पढ़ते हैं ना हिस्टोरिया, ये वो मॉडिफाइड हाइफी है जिससे जिसके थ्रू ये जो है ना पैरासाइट के साइटोप्लाज्म से वो लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जी जी, वहां एक से था उसमें पेनिट्रेट एप्रिसोरियम। करके न्यूक्लियस को, उसके कंटेंट को वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, एक था एप्रिसोरियम। जी जी। वो दोनों में क्या डिफरेंस है? हिस्टोरिया का क्लियर है आपको? हाँ जी। देखे ना, जो एक यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, एप्रिसोरियम और हिस्टोरियम यानी हिस्टोरिया उसकी जमा है। एप्रिसोरियम क्या होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन काज करेगी ना, फंगस वगैरह, वो अपने एप्रिसोरियम के जरिए करती है। जबकि जो हिस्टोरियम है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्सॉर्ब करने के लिए है। ठीक है। और जो हिस्टोरिया होता है ना, सुनने, एक मिनट, एक जो सिंपल फर्क आप लोगों को बता देता हूं कि जो हिस्टोरिया है ये रूट की तरह बिहेव करेगा, और जबकि एप्रिसोरियम है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। एक तो ये है। और जो हिस्टोरिया होता है, ये होस्ट, अपने होस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए हाइफी के पास होगा। जो होस्ट स्पेसिफिक हाइफी होते हैं, एप्रिसोरियम कोई भी हो सकता है। बात क्लियर हुई या और इसे मजीद एक्सप्लेन करूं? सर आखिरी वाली बात दोबारा रिपीट करें। जो हिस्टोरिया है ना, सुने, हिस्टोरिया जिसे हिस्टोरियम की जमा हिस्टोरिया है, ये भी, ये क्या करता है खास तौर पे, ये दोनों हाइफी के स्ट्रक्चर हैं, एप्रिसोरियम और हिस्टोरिया, ठीक है। हिस्टोरियम की मदद से क्या करते हैं ये, हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होगी, उसके साइटोप्लाज्म से कंटेंट वगैरह, या कोई एनिमल है खास तौर पे नीमाटोड्स वगैरह, उनकी बॉडी के अंदर अपनी हाइफी को पेनिट्रेट करके वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक हो गया। अब जो एप्रिसोरियम है ना, ये रूट वगैरह के सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, ठीक है, ये रूट सेल्स के ऊपर ही रहेंगे, वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को हासिल करते हैं। और खास तौर पे ना, अब इन्होंने फिर आगे जो एप्रिसोरियम है, ये रूट के ऊपर रूट को स्वेल भी कर देते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हिस्टोरिया होस्ट के पास जाएगी, अपने होस्ट प्लांट के ऊपर अटैक करने वालों के पास होगा। एप्रिसोरियम कोई भी हो सकता है। अच्छा सर वो जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बुक में है चैप्टर, वहाँ पे था एक्टोमाइकोराइजा और एंडो। जी जी। तो वहाँ पे मुझे समझ नहीं आई थी उसकी ये मुझे इतना समझ आया है कि वो कहते हैं कि जो एक्टो है वो सेल वॉल के आउटसाइड हाइफी रहेंगे, जी जी। जबकि जो एंडो एंडो है उसमें जो है वो वो जो साइटोप्लाज्म तक सेल, पेनिट्रेट करते हैं। हाँ, साइटोप्लाज्म तक जाएंगे, तो जी ये ऐसे ही है। जी जी, ये और ऐसे एक ही है। और बात,
जी। सर आपने कहा था कि जो फंगाई है इसके जो हाइफी है वे अंडरग्राउंड होते हैं, तो वो जो बाहर जो हमें शेप नज़र आती है, तो वो क्या होती है? जैसे हम खूबियाँ देखते हैं तो उसका जो पोर्शन वो ग्राउंड के ऊपर होता है, वो क्या होता है फिर? वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। अच्छा मीन्स हाइफी उसके ज़मीन में होंगे। नहीं, लाज़मी नहीं है ना। हाइफ़ी देखिए ना, मोस्टली ही हमें जैसे राइज़ा रूट लाइक स्ट्रक्चर राइज़ाइड्स हैं, अंडरग्राउंड भी होती हैं ये। अप ग्राउंड इनकी क्या होती है, ख़ास तौर पे ना कुछ फंगाई वगैरह की हमें फ्रूटिंग बॉडी नज़र आती है। अब ओवरऑल फंगाई बनी हुई किसकी है, हाइफ़ी की। जो बॉडी हमें नज़र आती है अंडरग्राउंड है या अप ग्राउंड है, वो माइसीलियम है। बने हुए ये हाइफ़ी के हैं सारे। सही है। जी। ये पैराग्राफ रीड कर लिया आप लोगों ने? यस सर। इसकी जो लास्ट वाली जो 4 लाइनें हैं, ये उसको यानी कि 4 नहीं 5 लाइनें जो हैं, ये इसकी डिविजन्स को एस्कोस्पोर एस्कस न्यूक्लियाई बनने को ये क्या कर रही हैं, उसको फाइनलाइज कर रही हैं। मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट से लाइन नंबर 5 से। अ सेप्टम इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ ईच डिवीजन। जी नहीं इधर नहीं। जी देखें, अ सेप्टम इज फाउंड बिटवीन 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ ईच डिवीजन सो दैट क्रोजियर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेल्स। ये देखें डायग्राम के ऊपर आप लोग, यहाँ पे क्रोजियर क्या हो गए, देखें ये जो यहाँ से इस वक्त देखें जो कर्सर मैंने मूव कर रहा हूँ दूसरी डायग्राम से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुक बनी हुई है। इसमें जो सेप्टर डेवलप किया उसने मेल फीमेल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और दो को मिडल सेल के अंदर ये इकट्ठा करता है। क्यों करता है? द पेनल्टीमेट हुक सेल, जो टिप वाला सेल है, इज डाइकैरियोटिक कंटेनिंग वन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेक्स। ये जो ये मिडल वाले सेल की बात कर रहा है। वेयर द टिप एंड बेसल सेल्स ऑफ क्रोजियर कंटेन वन न्यूक्लियस ऑफ ईच of different origin. The nuclei in hook cell of the crozier fuse to form ascus of mother cell. ascus mother cell से मुराद ये है कि अब इसके अंदर मियासिस होगी, एज अ रिजल्ट स्पोर डेवलप करेंगे या वो न्यूक्लियाई बनेंगे 4। इट इलोंगेट एंड डेवलप इनटू एन एस्कस, वो एस्कस बना लेगी। आगे क्या बात आएगी, डेवलप स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर वो बताया ना मैंने, लास्ट पे 4 न्यूक्लियाई बने और देखें आप लोग ये दोबारा 4 बने। अब इसमें माइटोसिस होगी, हर एक 2-2 न्यूक्लियाई डेवलप करेगा। अब ये 8 न्यूक्लियाई 8 एस्कोस्पोर कैसे बनेंगे उसके बारे में है। द एस्कोस्पोर वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप, कलर, वॉल और ornamentation and other characteristics. They range from globules to thread-like in shape and form colorless to black in color. ये इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस इन ईच एस्कस मदर सेल अंडरगो मियासिस। वो डिप्लॉइड क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा विच डिवाइड अगेन माइटोसिस प्रोड्यूसिंग 8 न्यूक्लियाई। A system of membranes around and invaginate around the nucleus. A thick wall is formed around each nucleate. हर एक के गिर्द क्या बनेगी, थिक वाल बनेगी जो कि इसको किस में तब्दील करेगा, इसको स्पोर में। सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इन विच एस्कोस्पोर आर एम्बेडेड इन ईच एपीप्लाज्म एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री सेल फॉर्मेशन। ये टिप वालों के बारे में बात कर रहा है जी। इस पैराग्राफ को रीड करें और उस डायग्राम के साथ आप लोग इसे मैच करें। ये देखें आप लोग इसको, इस वक्त देखें ना डायग्राम देखें सामने आप लोग, ये जो एस्कस बना है कंप्लीट, ठीक है। अब देखें उस एस्कस के अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और ये 4 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। जब इन 4 न्यूक्लियाई ने माइटोसिस की तो कितने बने, 8 न्यूक्लियाई बने। ये तो यहाँ ठीक है, 8 न्यूक्लियाई बने, उनके गिर्द मेम्ब्रेन वगैरह थिक वॉल वगैरह डेवलप हो गए। अब इसी एस्कस का कुछ साइटोप्लाज्म मूव करके इन हर न्यूक्लियस के गिर्द इकट्ठा होगा और उसके गिर्द थिक वॉल बनेगी, स्पोर बनेगा। जो
स्पोर बनने के बाद पीछे साइटोप्लाज्म का कंटेंट रह जाता है, उसे उसे कहते हैं हम लोग एपीप्लाज्म। समझ आ गई? यानी ये स्पोर अब किसके अंदर है? एपीप्लाज्म के अंदर है। एपीप्लाज्म कहाँ? यही वाला सारा जहां पे कर्सर है, ये सारा क्या है? एपीप्लाज्म है, जिसके अंदर ये एस्कोस्पोर है। समझ आई इस बात की, एपीप्लाज्म की? यस सर। एपीप्लाज्म क्या होगा? देखना, असल में साइटोप्लाज्म तो उसके पास भी था, इस एस्कस के अंदर साइटोप्लाज्म ही है जिसमें ये न्यूक्लियस है। उन न्यूक्लियस से 4 बने, 4 से 8 बने। अब 8 न्यूक्लियस ने किस में जाना है? 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। इसी एस्कस के साइटोप्लाज्म का कुछ कंटेंट उस स्पोर में जाएगा। बाकी जो पीछे बच जाता है इस एस्कस के अंदर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर, जो एस्कस पीछे बचेगा, हम साइटोप्लाज्म उस एस्कस का, उसे कहेंगे हम लोग एस्को, उसे नाम देंगे हम लोग एपीप्लाज्म का। जी, क्लियर हो गया ये आप लोगों को, एस्कस की फॉर्मेशन और एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन? यस सर, क्लियर है। यस सर। जी, अब ये वाला आप लोग रीड करें इसे भी। ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, एस्कोकार्प किसे कहेंगे? स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार्प। इसका आप लोग आइडिया ले लें। देखें, एक एक हाइफी से क्या बनी थी आगे जाके, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं डायग्राम के अंदर। इस वक्त ना इस पूरे की कलेक्शन को, ये देखें सामने, इस पूरे की कलेक्शन को हम लोग कहेंगे एस्कोकार्प, जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे? हाइमीनियम होंगे। एक से ज्यादा क्या होंगे? यहाँ पे पैराफाइसिस होंगे, जिनमें एक से ज्यादा एस्काई होते हैं। जिस कवरिंग के अंदर, जिस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर एस्कस एस्काई डेवलप करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्कोकार्प का नाम देते हैं। While the development of asci and ascospore is taking place, the stalk of ascogonium and hyphal cell below it are stimulated to grow and form a wall which surround the sexual apparatus and form a fruiting body. इन तमाम के जितने भी वो एस्कोकार्प यानी कि एस्कस डेवलप कर रहे हैं, एस्कस वाली हाइफी और पैराफाइसिस वाली हाइफी, ठीक है, जितने भी यहाँ पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बिलो जो हाइफल सेल होंगे, इन तमाम हाइफी के जो बिलो हाइफी होगी वो सराउंड करेगी इनको और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है और एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगी। हम उसे क्या कहेंगे? एस्कोकार्प का नाम देंगे। एन एस्कोकार्प कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, उसके अंदर एक से ज्यादा एसआई होंगे और उसी के अंदर क्या होंगी? स्टीराइल स्ट्रक्चर होंगे अमंग एसआई सच एज पैराफाइसिस। ये सब क्या है? एस्कोकार्प की डेवलपमेंट है। जी, ये आप लोगों का आज का लेक्चर है जिसमें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया
कि एक एस्कस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे डेवलप करती है, देन उसके अंदर एस्कोस्पोर क्या होते हैं, और फिर एक से ज्यादा एसआई मिलकर क्या बनाती हैं, एस्कोकार्प बनाती हैं। जी, इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? सर एस्कोकार्प में स्टीराइल और फर्टाइल हाइफी दोनों आएंगी? जी जी, एस्कोकार्प ना मुकम्मल एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्टाइल हाइफी जिससे एसाई बने यानी एस्कस बने, और जिनके ऊपर डेवलप नहीं हुए स्टीराइल रहे, पैराफाइसिस, ये दोनों होंगी उसके अंदर। जी, ये समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। जी, ये आप लोगों का आज का लेक्चर है, और कल इंशाल्लाह फिर 11 बजे ही स्टार्ट करूंगा, और आगे वाला पोर्शन हम लोग रीड करेंगे। आप लोग इसको रीड करें और देखें, इसमें से जो भी डिफ़िकल्टी हो वो आप लोग ग्रुप में आके पूछ लेंगे। और इसकी जो आज के लेक्चर की जो वीडियो है ये मैं अभी 15-20 मिनट के बाद यूट्यूब पे अपलोड करके, जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया और जो लोग ज्वाइन नहीं हुए वो फिर वीडियो में देख लेंगे इस तमाम लेक्चर को। जो मैंने आप लोगों के साथ एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर की है एस्कस और एस्कोकार्प की डेवलपमेंट को पढ़ते हुए, उस पीडीएफ को भी साथ ओपन कीजिएगा। उसमें इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो वहाँ से भी एक्सप्लेन किया और यहाँ से भी एक्सप्लेन किया। आप लोग इसको डीपली रीड करेंगे और ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछेंगे। कल इंशाल्लाह फिर हमारी 11 बजे क्लास होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।